मैं सबसे पहले हरिणी की तरफ आता हूं और उन्हीं से पूछता हूं कि व्हाई क्रिकेट ओवरशैडोड अदर स्पोर्ट्स इन इंडिया। आई थिंक सबसे पहले मैं लिट चौक की कमेटी का धन्यवाद कहना चाहूँगी, धारा जी और उनकी टीम, हेमंत जी। आप लोगों ने बहुत ही मेहनत करी है एंड इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं मुंबई से आ रही हूँ। इतने सारे गेस्ट आपने अच्छे लाइनअप किए, इतने सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहे हैं। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लिट चौक टीम। और इट्स अ लवली ऑनर टू शेयर द स्पेस विद कर्नल साहब और सर आपके साथ, जो आप स्पोर्ट्स खेले हो, ट्रांजिशन किया है पत्रकारिता में और अब आप एक महत्व की पोजीशन निभा रहे हो एयर इंडिया के साथ, जहाँ खेल को आगे बढ़ा रहे हो। आपका सवाल है व्हाई क्रिकेट हैज़ ओवरशैडोड स्पोर्ट। तो मैं एक कॉमन पर्सपेक्टिव से कहूँ तो क्रिकेट कहीं ना कहीं, अगर आप किसी को भी पूछो, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, इन टर्म्स ऑफ क्या कंज्यूम करते हैं, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज़ ड्रिवन बाय कंज्यूमरिज्म, जो कंज्यूम करते हैं लोग। एंड क्रिकेट इतना इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है और हीरो स्टोरीज़ बनी है, एंड दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द रीज़न जो मैं कहूँगी इट ओवरशैडोज। और कहीं ना कहीं क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको एक करेक्ट डायरेक्शन भी मिला है हमारी कंट्री में। हीरोज़ भी हुए हैं, सक्सेस स्टोरीज़ भी रही है, बिकॉज अगर आप देखें इंडिया का कल्चर इज़ ड्रिवन बाय सक्सेस स्टोरीज़, और क्रिकेट में हमें ईयर ऑन ईयर सक्सेस स्टोरीज़ मिलते जा रहा है। फिर वो शुरू हुआ 1983 वर्ल्ड कप से, फिर एशियाड अगर आप देखो, रवि शास्त्री 1985 वो एक आइकन बनी और वो स्टोरीज़ चलती गई, एक सफ़र चलता गया इंडियन क्रिकेट टीम का। वर्ल्ड कप विक्ट्रीज़ आए, हीरो MS धोनी आए, सचिन तेंदुलकर आए। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न मैं कहूँगी, जो मैंने क्रिकेट देखा है इन टर्म्स ऑफ एक सिस्टम है, मेथड है, और सारे जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिसको वो कंज्यूमर के थ्रू लेके जाते हैं, फिर वो मार्केटिंग हो, मनी हो, स्पॉन्सरशिप हो, व्यूअरशिप हो, और टैलेंट हो, और प्लेयर्स हो, और स्टोरीज़ हो, तो वो कहीं ना कहीं हर चीज़ का कंट्रीब्यूशन सही रहा है, जिसकी वजह से क्रिकेट आज इस स्तर पे है, जिसकी वजह से लोग इतना कंज्यूम कर रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं स्पोर्ट्स से। बहुत धन्यवाद हरिणी। कर्नल साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आपकी राय में क्यों क्रिकेट ने बाकी खेलों को ओवरशैडो किया हुआ है। सबसे पहले सबको नमस्कार। जहाँ तक आपका सवाल है, क्रिकेट चूँकि लोग पसंद करते हैं, लोग देखते हैं, हरिणी ने बताया कि कंज्यूमरिज्म ड्रिवन मार्केट है, तो हमने देखा है कि क्रिकेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्रिकेट ने अपने आप को संभाला है, चाहे वो IPL हो, चाहे वो ग्रास रूट एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को कुछ मदद करने की या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात हो, आई थिंक वहाँ पर बाकी खेलों को क्रिकेट से शायद एक सबक लेना चाहिए कि जिस तरीके से एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जिस तरीके से एक इकोनॉमिक मॉडल BCCI ने बनाया है और बाकी स्टेट एसोसिएशन ने बनाया है, आई थिंक वो काबिल तारीफ़ है। और अगर बाकी खेल जो कोशिश कर रहे हैं अब मेरे ख्याल से, अगर वो इस मॉडल को फॉलो करेंगे तो वो भी उसी मुकाम पर पहुँच सकते हैं। क्योंकि हरिणी ने कंज्यूमरिज्म की बात करी, मैं ये जानना चाहता हूं हरिणी की पैसा कितना बड़ा रोल प्ले करता है खेल को चलाने में। आई थिंक पैसा काफ़ी क्रिटिकल होता है, एक फैक्टर होता है। जैसे हम कुछ पिलर्स होते हैं जिसकी वजह से खेल आगे बढ़ रहा है या स्पोर्ट आगे बढ़ रहा है, एंड वन ऑफ द पिलर्स इज़ द फंडिंग। हमें पसंद है ना पसंद है जो भी है, पर इट्स अ फैक्ट कि फंडिंग ज़्यादा होती है। फंडिंग का आप इस्तेमाल कैसे करते हो वो एक क्रिटिकल पार्ट है। जैसे संदीप जी ने बताया, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर काफ़ी क्रिटिकल होता है। फिर वो BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, इंडिविजुअल स्टेट एसोसिएशंस है, जिस तरह से वो लोग क्रिकेट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं मुंबई से आती हूँ, तो आप देखो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने कई सारे क्रिकेटर्स दिए हैं जो स्टेट को तो रिप्रेजेंट करते ही है, पर इंटरनेशनल में इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव रोहित शर्मा, वी हैव सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, लिस्ट काफ़ी बड़ी है। और वो सिस्टम में आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सेटल्ड होता है और वो फंडिंग की वजह से होता है। तो आई थिंक फंडिंग काफ़ी क्रिटिकल है, पर फंडिंग का किस तरह से आप इस्तेमाल करते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आप आइडेंटिफाई करो कि हमें
स्काउटिंग में डालने हैं इतने पैसे, आपके पास बजट 100 रुपये का हो तो आप आइडेंटिफाई करो कि 100 रुपये में हम किस किस क्षेत्र में डालेंगे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक टैलेंट स्काउटिंग, facilities which is medical and or scientific sort of development of the players. So I think it's a holistic approach, पर I think पैसे के बिना, हाँ आपको भी पता है हमको भी पता है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो आई थिंक क्रिटिकल बात यह है कि फंडिंग तो येस इंपॉर्टेंट है, पर उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, हम चैनलाइज किस तरह से करते हैं, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने सही कहा कि वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ना हो कि मार्केट जो है वो खेल पर हावी हो जाए और फिर खेल को अपनी तरह से चलाने लगे। इसलिए होना चाहिए कि पैसे का इस्तेमाल सही हो। आपने पैसे बहुत का अच्छा इस्तेमाल कहा। सही हो, और आपने जो कहा वो पॉइंट भी क्रिटिकल है कि आई थिंक अगेन हम उसी पॉइंट पे आते हैं कि कंज्यूमरिज्म, अगर लोग आईपीएल ज़्यादा देख रहे हैं तो किसी खिलाड़ी के मन में ये भी होता है कि यार मैं आईपीएल खेलूँ, उसका एम्बिशन वो हो जाता है, उसका एम्बिशन नहीं होता कि मैं स्टेट के लिए खेलूँ। तो कहीं ना कहीं एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करना होता है। इसके लिए हरिणी अपने को उन शब्दों का उपयोग बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमरिज्म जहाँ आ गई वहाँ बाजार हावी है, इसलिए अपन क्या उपभोक्ता हैं या अपन प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो आपने ठीक कहा, उतना ध्यान अपने को सभी को रखना चाहिए। कर्नल साहब, आपकी राय में, क्योंकि आर्मी का जो खेल का पैसा है वो तो बहुत अच्छे से लगता है और डिसिप्लिन भी बहुत आर्मी में सिखाया जाता है, खेल की लगन, और वो जो कोहली के लिए अब फेमस हो गया है कि ही कैरीज हिज पैशन ऑन स्लीव्स। तो मुझे समझ नहीं आता, मतलब सांप भी आस्तीन में होते हैं, तो पैशन को आस्तीन में कैसे लिए घूमते हैं लोग। तो ये बताइए कि आर्मी का पैसा जो है वो सही जगह लग रहा है, खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है? देखिए, आर्मी का पैसा खेलों में नहीं, हर जगह सही ही लगता है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो जहाँ तक पैसे की बात है, मेरे ख्याल से फ़ौज से अच्छा यूटिलाइजेशन पैसे का या किसी भी रिसोर्स का कोई नहीं करता है। लेकिन जहाँ तक खेलों की बात है, फ़ौज में और एक खेल के मैदान में खिलाड़ी में बहुत सारी कन्वर्जेंसेस, बहुत सारी एक जैसी बातें हैं, डिसिप्लिन हो, टीम स्पिरिट हो, और ये सब चीज़ें हैं जो अगर एक खिलाड़ी में और सिपाही में हो तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक पुरानी कहावत है अंग्रेज़ी में कि the war of Waterloo was, the battle of Waterloo was won on the play fields of Eton। मतलब कि जो वाटरलू, जो एक नेपोलियन हारा था जंग, वो जो जंग थी वो इसलिए वो हारा था या इसलिए ब्रिटिश जीते थे क्योंकि उनके स्कूलों में प्लेग्राउंड अच्छे थे जहाँ पे कैरेक्टर डेवलप होता था। सो खेल आपको देता है और फौज आपको देती है कैरेक्टर, डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट। एंड जहाँ तक फ़ौज का सवाल है, इस ओलंपिक्स में 21 आर्मी के ओलंपियंस थे इंडियन कंटिजेंट में, और टोटल से तीनों पूरे भारतीय सेना, नेवी फोर्स, एवी और आर्मी के मिला के टोटल 26 ओलंपियन थे। तो हमारे एक मिशन ओलंपिक्स एक ख़ास एक तवज्जो हम दे रहे हैं मिशन ओलंपिक्स पे, और मेरे ख्याल से और आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो और मेडलिस्ट आपको भारतीय सेना से मिलेंगे। तो सर्टेनली रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये भी नारा हो सकता है, जय जवान जय खिलाड़ी। बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। हरिणी बहुत अच्छी कहानियाँ ढूंढती है, बुनती है और कहती है। एक बार रिची बहनों से, प्रताप जी, रिची बहनों से किसी ने पूछा कि हु ओन्स द स्पोर्ट, तो बहुत रिची बहनों का जो जवाब था वो बड़ा हैरान करने वाला है। वो आज के हिसाब से मार्केट की कंज्यूमरिज्म के लिए वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स हु रन द स्पोर्ट ओन द स्पोर्ट, यानी कि जो खेल कराते हैं वो लोग खेल के मालिक हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन मालिकों के कारण फिर वो खेल में मालिक तो जो चला रहे थे, लेकिन होता ये है कि फिर वही सब कुछ करने लगते हैं। तो एक तो आप क्रिकेट और स्पोर्ट्स भी चलाती हैं, तो आप एक तो रिची बहनों के सवाल को कैसे देखती हैं, और कुछ कहानी किस्से सुनाइए जो खेल को कराने में, निभाने में आपने देखे, सुने और कहे हैं।
आई थिंक आप रुचि बहनों की बात करते हो तो मेरा ओपिनियन ये है कि ऑर्गेनाइजर्स क्रिटिकल होते हैं, पर फैंस जिसको देखने आते हैं वो है खिलाड़ी। क्योंकि अगर खिलाड़ी परफॉर्मेंस ना दे तो वो भारी संख्या में जो लोग फॉलो करते हैं स्पोर्ट वो शायद नहीं करेंगे। लेकिन हरिणी, और मैचेस कहाँ खेलेंगे खिलाड़ी? एग्जैक्टली मैचेस ऑर्गेनाइजर का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजर तब तक ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर वो सस्टेनेंस लेवल जो आता है, जो फॉलोइंग होती है, जो हीरो फॉलोइंग होती है, जो क्रिकेट में अभी फॉलोइंग है, जैसे मुंबई में अभी टेस्ट मैच हुआ, साउथ अफ्रीका में अभी टेस्ट सीरीज़ होगी, तो इतने सारे लोग क्यों आते हैं? क्योंकि उनको एक एस्पिरेशनल वैल्यू है कि मुझे यार विराट कोहली को देखना है, मुझे इस खिलाड़ी को देखना है, मुझे उस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस देखना है। तो जितना ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी में मुझे लगता है खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे ड्राइव all the other elements जो pillars है साथ आते हैं, including the fans, including the sponsorship. So it is that, मुझे लगता है, मेरा opinion वो है, in my humble opinion. और जिस तरह से आप कहते हो कहानियाँ बहुत, आप जब इंडियन क्रिकेट फॉलो करते हो तो आप अभी फॉलो करते ही होगे, तो आपको पता है किस तरह की कहानियाँ आती है। सम दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हैविंग कवर्ड इंडियन क्रिकेट फॉर करीबन 10 साल से ज़्यादा, तो बहुत ऐसे किस्से होते हैं जहां आपको एक्सेस मिलता है बिकॉज आप टीम को फॉलो करते हो, 2-2.5 महीने टीम के साथ ट्रैक करते हो, अगर ओवरसीज़ हो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तो यू आर प्रिवी टू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ड्रेसिंग रूम में क्या होता है, जिस तरह से प्लेयर्स की पार्टनरशिप्स होती है, किस तरह के डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारी ऑफिस में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो प्लेयर्स भी वही है, उनकी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़े एक अलग लेवल पे होते हैं। बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, अगर आप बात करें तो मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तब टेस्ट सीरीज़, हम लोग टेस्ट सीरीज़ और वनडे सीरीज़ कवर कर रहे थे, जब सिलेक्टर्स ने, आई थिंक किसी ने वो मूवी देखी होगी MS धोनी की बायोपिक, तो उसमें भी थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है जहाँ पे कई सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया था। कैप्टन को चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में वो इतने सीनियर प्लेयर्स को हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फील्ड्स, आउटफील्ड्स बहुत लंबी होती है, एंड देयर आर ओनली 1 और 2 प्लेयर्स जो आप फील्ड में रख सकते हो कॉम्प्रोमाइज़ करके, जब आपको पता है कि आप रन्स लीक करोगे। सो ऐसी कई कहानियाँ हैं जो हमें पता चलती है, हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि ये खिलाड़ी एक अलग स्तर पे है, तो उनको कभी यू रब देम ऑन द रॉन्ग साइड। सो एक तो चैलेंज होता है कि आप वो फैक्चुअल रिपोर्टिंग करो, पर दूसरा चैलेंज ये भी होता है कि ऑफ द फील्ड आप उनको समझाओ कि यू हैव टू डू दैट ऑल्सो, क्योंकि आपकी डेली इंटरेक्शन खिलाड़ियों से होती है। तो ऐसे यू हैव टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस कि आप जनता को जो आपकी ड्यूटी कर रहे हो, पर एट द सेम टाइम आपको खिलाड़ियों को भी यू हैव टू बी इन टच विद देम, तो यू हैव टू एंश्योर दैट यू स्ट्राइक द राइट बैलेंस। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कई बार, क्योंकि आप सब जानते हैं कि खिलाड़ी एक अलग लेवल पे है, उनकी थिंकिंग अलग है, वो ये भी सोचते हैं कि ये हमारे फेवर में होना चाहिए, पर आई थिंक हमारी ड्यूटी व्यूअर्स की तरफ होती है, तो वी आर ऑलवेज ड्रिवन बाय व्यूअर्स को सच बताए, जो है वो बताए, एंड बी स्लाइटली अनबायस्ड टुवर्ड्स एनी ऑफ द प्लेयर्स। तो आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि हमें ड्रेसिंग रूम की सिचुएशंस पता थी, हम जब साथ चलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कैसा माहौल है ड्रेसिंग रूम में, क्या है, बट एट द सेम टाइम आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि you don't want to give Australia the advantage कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में ऐसा है, क्योंकि दैट इज़ अगेन अ एडवांटेज जो आप अपोजिशन को देते हो। तो स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल, वो मैं सोचती हूँ मेरे अनुभव के हिसाब से। कर्नल साहब, आपके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ, क्रिकेट और दिल्ली के पालम ग्राउंड की कुछ यादें, कुछ कहानियाँ? खैर दिल्ली के पालम ग्राउंड की तो नहीं है, क्योंकि उसमें आप जैसे ज़्यादा होनहार लोग खेले हैं, लेकिन जहाँ तक खेलों का सवाल है, फ़ौज में क्या होता है कि बहुत ही बेसिक लेवल पे यूनिट में और अलग दर्जों पे हम लोग टूर्नामेंट कराते रहते हैं। तो वहाँ से जुड़ी एक मुझे अचानक आपने सवाल पूछा तो एक कहानी याद आई कि हमारे वहाँ पे एक हॉकी का टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज़ कराया था, और मैं सिख रेजिमेंट से वास्ता रखता हूँ, तो वहाँ पे हॉकी काफ़ी खेली जाती है। तो हमारे एक ऑफिसर थे जो बहुत ही अच्छी हॉकी खेला करते थे, और जब तक वो खेलते हैं तो ऐसा था कि उनकी टीम जीतेगी। तो जो दूसरी टीम के खिलाड़ी थे, उसी यूनिट के इंटर कंपनी मैच था, तो उन्होंने और वो ऑफिसर बड़े
सब लोग उनको पसंद करते थे, बहुत ही अच्छे मिजाज के अफसर थे। तो उनको आके दूसरी टीम वालों ने बोला कि साहब आप कल मैच मत खेलना, क्योंकि हम आपको हॉकी मारेंगे और आपकी टांग टूट जाएगी। आप इतने अच्छे हैं, हमारे को दिल अजीज़ हैं, लेकिन हमें आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खेलेंगे तो आप जीतवा देंगे और हमें आपको मारना पड़ेगा। और ये आके उन्होंने बड़े अदब से, जैसे अफसर और सिपाहियों का एक रिश्ता होता है। तो लेकिन अब उनको भी अपनी टीम को जिताना था, तो वो खेले उतरे, बाकायदा मैदान में उतरे। और जैसा कि दूसरी टीम के उन्हीं के सिपाहियों ने, एक ही यूनिट थी, लेकिन दूसरी कंपनी ने उनको बोला कि अब आप खेल ही रहे हैं तो अब ये मजबूरन हमें आपकी टांग तोड़नी ही पड़ेगी। और उन्होंने पहले आई थिंक 10वें मिनट में ही ऐसी हॉकी मारी कि फ्रैक्चर हो गया उस अफसर का, और उसके बाद उनको वहाँ से निकाला गया। उनकी टीम हार गई, लेकिन जिन्होंने हॉकी से उनकी टांग तोड़ी थी उन्होंने ही उनकी सेवा की और उनको वापस उनको फिट कराया, क्योंकि मैच ख़त्म हो चुका था। और मैच के बाद फिर वो ही प्रतिद्वंदी अपने ही अफसर बन गए थे। तो ऐसी कई कहानियाँ हैं, क्योंकि फ़ौज में यही है, गेम और फ़ौज के बीच में टीम स्पिरिट और कैमराडरी। बहुत अच्छा। एक दो मेरे भी किस्से हैं। मेरे जैसे मैंने अरिस्टोटल से शुरू किया था, तो मेरे पिताजी और चाचाओं की वो जो लुंगी थी वो उनको क्लीन बोल्ड होने में रोकती थी। और इसी मैदान पर उनसे ही सुना है किस्से कहानियाँ कि सी के नायडू यहाँ खेलते थे, और इंदौर के कोई युवा बच्चे यहाँ पर सुन रहे हों तो जिस जगह अपन बैठे हैं ये बहुत ऐतिहासिक है। लेकिन मैं इसके बाद हरिणी से भी ये पूछूंगा कि क्या मार्केट को कंज्यूमरिज्म ज़्यादा पसंद है, इमोशंस पसंद हैं, कि नॉस्टैल्जिया भी पैसे जुटा सकता है? आई थिंक अभी जब हम सीज़न में है तो आप देख ही रहे होगे, 1983 फिल्म आ रही है और काफ़ी सारे इमोशंस हाई है। लोग रिलीव कर रहे हैं वो मोमेंट जिसने मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट को कम्प्लीटली चेंज किया था। उसका प्रोमो वगैरह मैंने ट्रेलर देखा है, मैंने स्क्रिप्ट भी सुनी थी जब वो लोग इस पे काम कर रहे थे, और कई मेरे जानकार है जो इस फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व है। आई थिंक बॉम्बे जाके मैं देखूंगी एग्जैक्टली फिल्म। पर मुझे लगता है कि जैसे मैं अपना उदाहरण देती हूँ, 2007 वर्ल्ड कप जब हुआ था तब वो मेरा पहला वर्ल्ड कप था जो मैं कवर कर रही थी वेस्ट इंडीज़ में। तो मैंने वो इंडियन टीम देखी है और वो बैल्कनी देखी है। आई डोंट नो इफ़ एनीबडी रिमेंबर्स, लेकिन एक प्रॉपर पिक्चर है उसका जहाँ सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ बैल्कनी में बैठे हैं। इंडिया नॉकआउट हो जाता है एंड दैट बैल्कनी का जो फोटो है, आई वॉज एक्चुअली स्टैंडिंग राइट देयर एंड आई सॉ इट विथ माई आइज़। और मैंने 2011 वर्ल्ड कप भी कवर किया है, तो मैंने वो देखा है द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ 2007 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप। एंड यू नो बिकॉज काम की वजह से आई वॉज प्रिवी टू द सेलिब्रेशंस। हम लोग टीम होटल में गए उसके बाद और हमने टीम के साथ सेलिब्रेट किया, ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट किया। और वो जो मोमेंट था मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि एक तो हम वर्ल्ड कप जीते थे। मैं पहली बार, मैंने सिर्फ मेरे पेरेंट्स से सुना था 1983 वर्ल्ड कप जब जीते थे तब क्या हुआ था, और यहाँ मैं अनुभव कर रही थी, यहाँ मैं उसके ऊपर रिपोर्ट कर रही थी, और मैं ये आइकन्स और चैम्पियंस के साथ सेलिब्रेट भी कर रही थी। और ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने 2007 का डिफीट देखा था और उसका इम्पैक्ट जो था प्लेयर्स पे वो देखा था। एंड द रीबिल्डिंग दैट हैपेंड इंडियन टीम का 2007 से लेके 2011 वो मैंने कवर किया था। तो आई थिंक सर जब आप पूछते हो इन टर्म्स ऑफ नॉस्टैल्जिया, आई थिंक इट इज़ क्रिटिकल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें रिलेट करवाता है कि यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी और यहाँ पर हम पहुँचे हैं, तो उसकी काफ़ी जर्नी की वैल्यू होती है। तो आई थिंक नॉस्टैल्जिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस नॉस्टैल्जिया को कैसे टैप इन करो। जैसे चक दे इंडिया, इट टॉक्स अबाउट अ डिफरेंट ईरा ऑफ हॉकी टीम जो हमने फिल्म में देखा। आप देखिए साइना पे जो मूवी आई थी बैडमिंटन प्लेयर, तो वो भी एक जर्नी रिफ्लेक्ट करती है। तो आई थिंक इंडिया में और कहीं पे भी आप देखो तो आपको क्या अट्रैक्ट करता है, आपको एक जर्नी अट्रैक्ट करती है, आपको एक स्टोरी अट्रैक्ट करती है। क्योंकि मैं ऐसे बिलीव करती हूँ कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ बैक स्टोरी, और वो बैक स्टोरी ही जो आप सक्सेस अभी देखते हो वो एक बैक स्टोरी की वजह से होती है, और वो बैक स्टोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी युवान को। सॉर्ट ऑफ अगर आप देखो तो वही अट्रैक्ट करती है। हम देखें आंद्रे अगासी, उसकी क्या बुक है, उसमें आई थिंक सबको इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें वो उसकी जर्नी बताता है कि बचपन से मैं टेनिस, इतनी मुझे डिसलाइक, वो हेट करते थे टेनिस को, यूजिंग अ वर्ड हेट फॉर अ स्पोर्ट जिन्हें उन्हें चैम्पियन बनाया। आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ़ है टू एडमिट इट कि मैं उसे इतना डिसलाइक करता था, पर अगेन वो एक लेसन है आपके लिए। तो आई थिंक स्पोर्ट कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया, एवरीथिंग पुट टुगेदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जोशी माफ़ी, एक मुझे किस्सा याद आ गया क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप की बात की थी। तो जैसे 2007 का या 2011 का वर्ल्ड कप होता है तो फ़ौज में इतना इंटरेस्ट होता है क्रिकेट का, खासकर जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तो जब बॉर्डर पे यूनिट होती हैं तो आमने सामने, तो आपको स्कोर की ज़रूरत नहीं पड़ती है या विकेट गिराई कि नहीं, वो आपको पता रहता है अच्छा गोली कहाँ से चली, ऐसा उस तरह से चली, मतलब लगता है कि हमारा कोई आउट हो गया, या गोली हमारी तरफ से चली तो मतलब लगता है हमारे छक्का मार दिया, उनका कोई आउट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये एक पैशन की बात की इन्होंने, इमोशन की बात की, तो काफ़ी दूर तक जाता है ये पैशन और इमोशन। मतलब क्रिकेट में रन और विकेटें होती हैं लेकिन वहाँ पे गोलियाँ चलती हैं। हाँ, तकरीबन आ लीजिए, बस गोलियों से जान जाती है। ये यशवंत क्लब है और ऐसा कोई मध्य प्रदेश और आसपास के ग्राउंड नहीं है जहाँ की मेरे चाचाओं से मैं सुनता नहीं था कि सीके नायडू जब छक्का मारते थे तो वो फलाना रोड के पार जाता था या कोई चर्च था उसके पार चला जाता था। तो बहुत मतलब वो ये पीछे ग्राउंड है इसके पार चला जाता था, लेकिन ये समझ नहीं आता था अब यहाँ पर जो विकेट देख रही हो वो ऐसे है, अब सड़क न इधर है न उधर है। अब जो सुनने में आती थी वो आती थी कि सड़क पार चला गया और वो इस तरफ दूसरा स्टेडियम है उसके भी पार चला गया। ऐसे ही मैं नागपुर में VCA का ग्राउंड है तो वहाँ पर चर्च है पीछे की तरफ, तो इंग्लैंड के खिलाफ सीके नायडू ने एक सेंचुरी करी थी और उसमें था कि उन्होंने जो 3 छक्के मारे थे वो चर्च के पीछे गए थे। तो मैं बाकायदा वहाँ काफ़ी दिन था तो मैंने कहा यार ये अपन देखते हैं कि चर्च कितनी दूर है और आज के ज़माने में जो छक्के लग रहे हैं वो कितनी दूर लग रहे हैं कि सीके नायडू के लिए जो कहते थे कि वो चले जाएगा। तो मैंने पता किया कि 70 यार्ड की बाउंड्री, 40 मीटर के स्टैंड्स, उसके पीछे दीवार, सड़क 100-150 मतलब बीच पिच से करीबन 100-150 मीटर की दूरी पर वो चर्च की बिल्डिंग थी। अब आज के ज़माने में देखें तो अपन जो वो टीवी पे आते हैं कि 90 मीटर हो गया छक्का और ज़्यादा से ज़्यादा 106 जाते हैं, लेकिन वो बाकायदा 140 से 50 मीटर दूर वो चर्च है पिच से। हो सकता है पिचें चेंज होती हैं, ग्राउंड इधर उधर होते हैं, लेकिन ये क्या मार्केट ये ले सकता है ये चीज़ें नॉस्टैल्जिया के साथ कि ठीक है 83 तो अभी भी हो गया, मेरी और आपकी उम्र में तो 83 रहा है तीनों के, लेकिन यहाँ जो कुछ छोटे बच्चे बैठे हैं उनको 83 की याद नहीं होगी। तो क्या पैदा नहीं हुई थी तभी? अभी नहीं हुई थी मुझे माफ़ करिएगा, मैं थर्ड क्लास में था तो मुझे याद नहीं जाता। तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसका मतलब। हम यही कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा बूढ़े हैं। ज़्यादा नहीं बूढ़े हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है हमसे। तो क्या ये बताइए कि उनका क्या महत्व है, उन कहानी किस्सों का क्या आजकल के बच्चों के लिए उनका कोई औचित्य है? सर आई थिंक आप जिस तरह की कहानी बता रहे हो तो मेरा इंटरेक्शन सलीम खान साहब जो स्क्रिप्ट राइटर है शोले के और सलमान के पिताजी, तो उनको क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी। तो एक इंटरेस्टिंग किस्सा है ये, मुझे एक बार फ़ोन आया और मुझे उनका फ़ोन आया और बात करी उन्होंने, तो मुझे लगा कि कोई ये प्रैंक कॉल है, क्योंकि हमारा जर्नलिस्ट का पहला रिएक्शन वही होता है कि यार ये कोई मस्ती कर रहा है, हमारी क्लास ले रहा है। तो उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हरिणी जी मैंने आपकी काफ़ी रिपोर्टिंग देखे हैं और मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ कि आपको खेल के बारे में आप इतनी अच्छी तरह से रिपोर्टिंग करती है। और उन्होंने मुझे इनवाइट किया घर पे, तो मैं एक दिन गई थी उनको मिलने। ये करीबन 6 या 7 साल पहले की बात है। तभी मैं उन्होंने मुझे परिवार से मिलवाया, लंच किया और उसके बाद आई थिंक मैं थोड़ी सेल्फिश हूँ, मैं हर 15 दिन में अंकल को फ़ोन करती हूँ या उनका सलीम साहब का फ़ोन आ जाता है। और वो इंदौर के हैं, उन्होंने आप जो कह रहे हैं उन्होंने देखा है सीके नायडू साहब को, सलीम दुरानी साहब को, संजय जगदले साहब को, उनकी मुश्ताक अली को। सो ये सारे खिलाड़ियों के साथ वो खेले भी हैं। उनको हमेशा क्रिकेटर बनना था पर फिर डेस्टिनी कुछ और थी उनके लिए। तो ये सारे किस्से वो भी हमें बताते हैं और मेन रीज़न मेरी दिलचस्पी है, इसलिए मैं वहाँ सेल्फिश होके जाती हूँ और उनको फ़ोन भी करती हूँ हर 15 दिन में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहाँ 1 घंटा दूंगी तो मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी कहानियाँ, किस्से मिलेंगे जो मुझे कभी किसी बुक में नहीं मिलेंगे। वो उनका तजुर्बा है, उनकी जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से वो उनके पास है और वो शेयर करते हैं। उनकी वो आई थिंक बड़प्पन है कि वो मेरे जैसे यंगस्टर के साथ वो शेयर करना चाहते हैं।
तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यंगस्टर्स को उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप ऑस्ट्रेलिया या ओवरसीज़ मार्केट देखें तो वहाँ पे हिस्ट्री की बहुत रिस्पेक्ट है। अगर आप मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कोई भी जाएगा तो उसमें एक क्रिकेट स्टेडियम का अगर आप टूर लोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ एक सीट पे जहाँ किसी खिलाड़ी ने 6 मारा था तो वो सीट को मार्क किया हुआ है और वो टूर पे आपको बताते हैं कि ये 6 इतने मीटर्स का था और इस खिलाड़ी ने मारा था, वॉलकॉट। सो उस तरह की हिस्ट्री उसको प्रिजर्व की गई है। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया में जाती हूँ तो मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, वो एक्चुअली आते हैं 2 घंटा स्पेंड करते हैं वो म्यूज़ियम में और क्रिकेट ग्राउंड में जाकर और हिस्ट्री कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उसको इस तरह से मार्केट किया गया है और लोगों को दिलचस्पी है। आप मुंबई में देखें या इंडिया में देखें, कहीं सारे हिस्टोरिक वेन्यूज़ है। आप इंदौर की बात कर ले, इतने सारे हिस्टोरिक वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारा कल्चर इज़ नॉट करंटली इस सिचुएशन में, बिकॉज हमने प्रमोट नहीं किया है हिस्ट्री को इतना। हमारे पास भी वी आर रिच इन हिस्ट्री, पर वही है कहीं ना कहीं एक इंटेंट होना चाहिए कि हम इसको किस तरह से कंज्यूमर फ्रेंडली बनाएं। यंगस्टर्स को क्या पसंद है, यंगस्टर्स को स्टोरीज़ पसंद है, तो हम वो हिस्ट्री को स्टोरीज़ में कैसे बदलाव करें। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है। BCCI के पास फंडिंग है, कॉर्पोरेट्स के पास फंडिंग है। अगर वो इंटेंट हो तो कई ऐसे लोग हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इंडियन क्रिकेट की जो स्टोरी है, इंडियन क्रिकेटर्स के जो किस्से हैं पुराने क्रिकेटर्स के, वो उसे हम एक ज़िंदा रख सकते हैं। क्योंकि हमारी जो धरोहर है, इफ़ यू सी हिस्ट्री रन्स द कंट्री, सो वो काफ़ी क्रिटिकल है। और वो क्रिटिकल यही हो सकती है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पास ऑन करें। क्योंकि मुझे पता है कि यंगस्टर्स को शायद पता नहीं होगा CK नायडू साहब कौन है, मुश्ताक अली साहब कौन है। तो वो जनरेशन को पास ऑन करना, और मैं इनकी बात भी नहीं कर रही हूँ, आप रीसेंट क्रिकेटर्स को भी अगर आप सॉर्ट ऑफ आप इंटरव्यू करते हो तो आपको पता चल जाता है कि इंटरेक्शन लेवल पे कि इन्फॉर्मेशन उनके पास कितनी है, हिस्ट्री के बारे में वो कितना जानते हैं। तो वो आपको पता चल जाता है कि काफ़ी डिफरेंस है। शायद उनको पता नहीं है, पर अगर हम इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल करें तो आई थिंक वी कैन पास इट ऑन। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मैं देखती हूँ इंडियन क्रिकेट के पास है, एंड वी शुड वर्क ऑन इट। क्या आप ऐसा मानती हैं कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट खिलाड़ियों पे जो ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म बनती है वो वास्तव में ऑटोबायोग्राफिकल होती है क्या? क्योंकि उसमें इतने सारे इमोशनल ड्रामाज होते हैं, उसमें इतने सारे गाने होते हैं। तो जैसे आप जानती होंगी कि यूरोप में या इंग्लैंड में जिस तरह की ऑटोबायोग्राफिकल फिल्में बनती हैं वो कितनी एक्यूरेट, कितनी प्रामाणिक, और जिस पर बनी हैं उसके जीवन का बहुत ही सच्चा चित्रण उस पर होता है। जी, थैंक यू। आई थिंक मैं यही कहूँगी कि अगेन आई गो बैक कि लोगों को क्या पसंद है। हमारे वहाँ इमोशंस हाई है, ड्रामा पसंद है लोगों को, तो कहीं ना कहीं जो स्टोरीज़ होती है उनको व्यूअर फ्रेंडली भी बनाना होता है। तो जैसे आप MS धोनी की फ़िल्म देखें तो MS धोनी की फ़िल्म आई थिंक 60% रियल है, 40% फिक्शन है। तो मुझे लगता है वो स्ट्राइक करना, बैलेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को क्या देखना है उस हिसाब से आप बड़े स्क्रीन पे एक स्क्रीन प्ले लिखोगे, उस हिसाब से आप फिल्म बताओगे। तो जैसे साहब पूछ रहे थे, सो ओवरसीज़ में एक अलग टेस्ट है लोगों का, इंडिया में अलग टेस्ट है। तो आई थिंक वी केटर टू द इंडियन टेस्ट, जहाँ पे गाना भी होता है, सब चीज़ों का मिक्सचर होता है, थोड़ा गाना, थोड़ा इमोशंस, थोड़ा ड्रामा, और सब कुछ साथ में एक सूत्रधार के हिसाब से स्टोरी आप नरेट करो। तो मुझे लगता है वो इंडियन इंटरेस्ट है और इंडियन हिसाब से वो उसको कैटेगराइज और कस्टमाइज करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कम से कम मेरे मन में दो राय नहीं है कि फ़िल्मों से एक अवेयरनेस आती है। लोग फिल्में देखते हैं और लोग जो स्पोर्ट्स मैन हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान में 3 तरीके की स्पोर्ट्स मूवीज़ बनती हैं। एक होती हैं जो टेस्टफुल होती हैं, जैसे जो बायोपिक्स होती हैं, जैसे MS धोनी है, साइना है, मैरी कॉम है। एक होती हैं जो ऑफ बीट हैं, जैसे एक पहली मूवी आई थी इकबाल, या एक तरीके से छलांग, जो कि प्रॉब्लम्स को दिखाती हैं, स्ट्रगल्स को दिखाती हैं। और कुछ बकवास खेल की मूवी जैसे गोल, जो आउट एंड आउट कमर्शियल होती हैं। बट जिस तरीके की मूवी हो, मेरे ख्याल से एक लोगों में एक जागरूकता बनती है फिल्में देखने से, क्योंकि फिल्में हमारे जीवन का एक बहुत ही अटूट अंग हैं, और इसलिए मेरे ख्याल से फिल्में बनती रहनी चाहिए और उससे अवेयरनेस बढ़ती है। आई थिंक या अनु, मेरा सिर्फ यही था कि कंटेंट हर तरह का आप बनाओ, क्योंकि कंटेंट से अगर लोग कंज्यूम करेंगे, आजकल डिजिटल कंटेंट की बात चल रही है, तो स्टोरी टेलिंग कंटेंट के हिसाब से कहानियाँ बताओ, तो एटलीस्ट यंगस्टर्स उसको कंज्यूम करेंगे और देखेंगे और जान पाएंगे। जय हिंद सर, मेरा नाम अनुराग है।
मैं एसएससीबी की तरफ से बॉक्सिंग खेल चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, बाकी भी इंडियन क्रिकेट टीम है, वो भी नेशनल टीम है, मैंने एसएससीबी की तरफ से एशिया मेडल मिला है मुझे, तो वो वैल्यू नहीं मिल पाती। हम भी इंडिया प्लेयर है, हमने भी इंडिया के लिए खेला है, बट एक तरफ मिलता है कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट मिलता है, मसाज वाला मिलता है, ठीक है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं। हमारी तरफ हम दूसरे खेल को या इंडिजिनस गेम की तरफ हम आते हैं, तो उनको वो वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो आपको क्या विचार है इस बारे में? हरिणी, मेरे ख्याल से आप कई मायने में सही है, क्योंकि क्रिकेट एक आई थिंक वेल एडमिनिस्ट्रेड स्पोर्ट है, पॉपुलर स्पोर्ट है। क्रिकेट में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कुछ क्रेडिट बीसीसीआई को भी दिया जाएगा, और क्रिकेट एक पॉपुलर गेम है, इसलिए शायद क्रिकेट में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अदर गेम्स की जहाँ पर आप बात करें, मेरे ख्याल से उनको दे हैव टू लुक विद इन टू सी कि आप कैसे उस गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए क्रिकेट को दोष देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। इसके लिए जो रेस्पेक्टिव, जैसे आपने बॉक्सिंग की है, बॉक्सिंग फेडरेशन है, और मेरे ख्याल से अब काफ़ी अच्छा काम कर रहा है बॉक्सिंग फेडरेशन। इसी तरीके कई अलग फेडरेशन हैं, हॉकी फेडरेशन है, और हर गेम का अलग फेडरेशन है। तो मेरे ख्याल से सबको अपने अपने स्पोर्ट्स को देखना चाहिए कि कैसे हम फैसिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसको मार्केट कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं दे पाती है जितना क्रिकेट को वैल्यू दे पा रही है ना गवर्नमेंट, हर चीज़ में। आप टीवी चैनल को उठा के देखिए, जिस दिन नेशनल चल रहा है उस टाइम पे क्रिकेट अगर चल रहा है तो बाकी गेम को बंद करा देंगे। ये चल रहा है सर। आई थिंक मैं इस पे ये कहूँगी कि आप बोल रहे हो, तो आई थिंक गवर्नमेंट की स्कीम्स है, काफ़ी टॉप स्कीम है जहाँ पे फंडिंग मिलता है डिपेंडिंग ऑन मेरिट। और आप देखें जो खिलाड़ी है, जैसे लवलीना ने अभी मेडल जीता है ओलंपिक्स में, मेरी कॉम आई है, ये सारे प्रोडक्ट्स टॉप स्कीम के हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ है, पर एक गैप जो है वो है। पर आप आई थिंक मुझे ये सही नहीं लगता कि आप क्रिकेट को लोग ब्लेम करते हैं। मुझे लगता है क्रिकेट से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं बॉक्सिंग फेडरेशन, अगर चाहे तो किस तरह से मोबिलाइज़ करना है फंड्स। और मैं एक बात बताऊं, हीरोज़ हैं हमारे पास, मेरी कॉम है, लवलीना है, विजेंदर है, जिस तरह से उन्होंने बॉक्सिंग को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, जिस तरह से वो इंटरनेशनल सर्किट में खेलते हैं। मैम सिर्फ ओलंपियन, उसके अलावा बाकी को नो। तो आई एम सेइंग ओलंपियन कैसे बनते हैं, जब आपकी ग्रास रूट डेवलपमेंट होती है। इंडियन क्रिकेटर्स कैसे बने, क्योंकि ग्रास रूट डेवलपमेंट होती है। तो ग्रास रूट डेवलपमेंट में जब आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे बॉक्सिंग फेडरेशन का इंटेंट होगा, एक सिस्टम पुट इन प्लेस करेंगे कि हमें ग्रास रूट लेवल पे आइडेंटिफाई करना है, स्काउटिंग करना है, पाथवे क्रिएट करना है, तो वो कई सारी चीज़ें हैं जो बीसीसीआई से सीख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है चेंज हो रहा है, थोड़ा सा स्लो बदलाव है, क्योंकि गैप ज़्यादा है। पर आप अगर ये कहोगे, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आप खिलाड़ी हो, आपको स्ट्रगल हुई होगी, वो मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि अगर टैलेंट है तो कहीं ना कहीं वो उभर जाता है। आप जितना भी उसको छुपाने की कोशिश करो या कोई दबाने की कोशिश करे, वो बाहर आ ही जाता है। तो एक राइट टाइमिंग होना चाहिए। ऑल्सो आई थिंक एक राइट वे ऑफ पुटिंग अ सिस्टम इन प्लेस होनी चाहिए, जिससे रिजल्ट्स आएगा। एक आशीष नंदी हैं, हरिणी बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसमें लिखा कि क्रिकेट इज एन इंडियन गेम एक्सीडेंटली इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो क्रिकेट की जो लोकप्रियता, जैसे इस अपने दोस्त ने पूछा, क्रिकेट की जो लोकप्रियता है वही उसको इतना पैसा लोगों के बीच ले जाती है, और उससे नए नए खिलाड़ी निकल के आते हैं। तो मेरे दो सवाल है, एक हरिन से है, कर्नल साहब से है। हरिन, आप आई थिंक पहले पायलट प्रोजेक्ट जो आईसीसी ने किया था उसके थ्रू सेलेक्ट हुई थी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को। तो मेरा सवाल ये है कि कमिंग एज ए वुमन, दो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, एज ए वुमन डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बीइंग अ मेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, द वे यू आर बीइंग ट्रीटेड बाय द स्पोर्ट्समैन? ये पहला सवाल आपसे। कर्नल साहब से सवाल है कि cricket frenzy nation में where the topic is, it is overshadowing all the sports. However, in army, cricket is completely undershadowed. We have given sportsmen in all, we have given boxers, whatever sports. तो ये भारतीय सेना कैसे भारत के इस क्रिकेट नशे से अभी तक अपने को मुक्त रखी हुई है? आपसे है, और हरिन आपसे। तो आई थिंक ये फैक्ट है कि क्रिकेट मीडिया, जर्नलिज्म, स्पोर्ट इकोसिस्टम मेल डोमिनेटेड है।
जब मैंने शुरुआत करी थी तो आई थिंक मैं इस प्लेटफॉर्म से झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी अनुभव किए हैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स या खिलाड़ियों के अपने खुद के रिजर्वेशंस होते हैं, उनकी एक प्री डिसाइडेड नोशन रहती है जब एक लड़की फील्ड पे जाती है। तो मैंने भी ये सवाल के जवाब अपने काम के थ्रू दिया है, क्योंकि लोगों ने ये भी सवाल पूछे कि अरे इसको स्टैट्स पता होगा, इसको गेम पता होगी। और आज की तारीख में भी अगर आप आमने सामने एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उनके रिएक्शन से, हाव भाव से पता चलता है कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट है। पर मुझे इसमें पहले मैं बड़ा इम्पैक्ट होता था मुझे, लाइक आई यूज्ड टू गेट डिस्टर्ब्ड, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक चीज़ देख ली कि जब तक बल्ला है तब तक ठाठ है, और यू शुड लेट योर वर्क डू द टॉकिंग। तो दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी। मुझे काफ़ी इम्पैक्ट करता था, क्योंकि जिस तरह से मैं मेरा अनुभव कहती हूँ, मैंने एक दिन एक इंटरव्यू के लिए करीबन 10 घंटे मैं एक जगह पे बैठी थी, एक इंटरव्यू के लिए, एक क्रिकेटर के, और मुझे वो इंटरव्यू मिला। मैं सुबह आई थिंक 10 बजे से वेट कर रही थी, मुझे वो इंटरव्यू करीबन 8 बजे मिला रात को, और काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर का इंटरव्यू था, उनको डोपिंग, ही टेस्टेड पॉजिटिव एंड इट वाज अ बिग न्यूज़ इंटरव्यू। तो मैं 10 घंटे वहाँ वेट करके मैंने वो इंटरव्यू लिया, और वो इंटरव्यू किसी और को नहीं मिला, और मेरे जो मेल कॉलीग्स हैं उनको भी नहीं मिला। तो ऑब्वियसली न्यूज़ चैनल में जो काम करते हैं उनको पता है कि अगर एक न्यूज़ चैनल पे फ्लैश होता है तो सारे रिपोर्टर्स को फ़ोन हो जाता है, अरे टाइम्स नाउ को ये इंटरव्यू मिल गया, तुम्हें क्यों नहीं मिला। तो सबकी, कभी कभार मेरी भी हालत ऐसी ही होती थी क्योंकि किसी राइवल चैनल को मिल जाता है। तो फिर इट बिकम्स वेरी ईजी टू नॉट गिव क्रेडिट कि ये लड़की ने 10 घंटे वेट करके इंटरव्यू किया है, पर आप कुछ और ही स्टोरी बना के आप स्प्रेड कर देते हो, और आपको पता है रूमर स्प्रेड करना कितना इजी है। तो पहले मुझे इम्पैक्ट होता था, पर लेटर ऑन आई रियलाइज्ड, मैं थोड़ा आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, आई हैव अ स्पिरिचुअल मेंटोर मुरारी बापू, तो उनकी वजह से उनकी लर्निंग्स जो है वो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, जिस वजह से आई थिंक मैं आज यहाँ पर हूँ इन टर्म्स ऑफ नॉट लेटिंग इट अफेक्ट मी। बट येस, स्पोर्ट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सिस्टम, चेंजेस आर हैपनिंग and I'm glad, I hope that I don't want to be the only second female sports editor of the country. I hope many more girls take up sport, because जो मैंने खेल से सीखा है, मेरे पास MBA करने के पैसे नहीं थे, पर sports is the MBA that I learned, is my masters, it's the university of life for me. स्पोर्ट्स ने जितना मुझे दिया है इन टर्म्स ऑफ लाइफ लेसन्स, इन टर्म्स ऑफ द पोजिशन दैट आई एम इन, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, सो आई ओव इट टू स्पोर्ट्स। एंड एनी गर्ल्स हियर हु वांट एनी गाइडेंस, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इफ़ यू कांट रीच मी, यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप फॉलो करके मुझे पूछ सकते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि मुझे कोई मेंटोर, मेरे लिए कोई मेंटोर नहीं था, पर अगर मैं किसी को मेंटोर कर सकूँ, किसी को हेल्प कर सकूँ, गाइड कर सकूँ, आई विल ऑलवेज बी देयर। बहुत धन्यवाद हरिणी। अब कर्नल साहब से, जहाँ तक क्रिकेट और फौज का सवाल है, इसमें हाँ ये सही है कि इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स पहले एक सर्विसेज क्रिकेट टीम होती थी, लेकिन क्रिकेटर्स फौज से निकल के नहीं आते हैं, और फौज में ज़्यादातर जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं वो बॉक्सिंग, रेसलिंग, शूटिंग, इस तरीके के स्पोर्ट्स से हैं। इनफैक्ट मिशन ओलंपिक्स में क्रिकेट हमारा स्पोर्ट नहीं है। इसके मेरे ख्याल से 2 कारण हैं। पहली बात तो जो अदर स्पोर्ट्स हैं जैसे फुटबॉल, हॉकी, ज़्यादातर फिजिकल स्पोर्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा लोग खेल सकते हैं एक टाइम पे, कम समय में खेल सकते हैं, जबकि क्रिकेट में थोड़ा वक्त ज़्यादा चाहिए। एट सम लेवल, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल क्रिकेटर्स, एट सम लेवल इट इज़ एन इंडिविजुअल गेम एट वन लेवल। तो बाकी जो गेम हैं वो मेरे ख्याल से फ़ौज के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नशा मुक्त हैं। देखना और पैशन के हिसाब से मेरे ख्याल से क्रिकेट उतने ही हमारी रगों में उतना ही है। हाँ, जहाँ तक खेलने और वक्त देने का सवाल है, मेरे ख्याल से जनरली फौज में वी प्रेफर अदर स्पोर्ट्स लाइक मोर इंटेंसिव स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड सो ऑन। अब आज का आखिरी सवाल आप दोनों से, किसी और को सवाल एक वो पूछ लेंगे पहले, वो ये कि एक कहावत है कि इट्स नॉट क्रिकेट। आज के समय में अपनी भारतीय क्रिकेट में क्या चल रहा है हरिणी? इट्स नॉट क्रिकेट, वही चल रहा है शायद, पर आई थिंक जो चल रहा है अभी वो एक पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये आखिरी बार होगा। एवरी
आई थिंक इट्स अ सर्कल, जो पहले किसी प्लेयर के साथ हुआ था वो अभी किसी और प्लेयर के साथ हो रहा है. आई अग्री कि थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए जिस तरह से डिसीजंस लिए गए हैं, पर जो खिलाड़ी इन क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है. तो मुझे लगता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ नॉट क्रिकेट. एंड पर आई थिंक जब तक ये इंडियन टीम साउथ अफ्रीका पे फर्स्ट मैच खेलने नहीं आएगी तब तक ये फोकस रहेगा. तो मैं होप करती हूँ कि बहुत जल्दी टेस्ट मैच शुरू हो जाए. सो ऑल द फोकस इज़ ऑन द टेस्ट मैच एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू. मीडिया को खाली जगह नहीं देनी है. बिल्कुल बिल्कुल, वी नीड टू फोकस ऑन द गेम नाउ. कर्नल साहब, क्रिकेट तो आर्मी में बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल जैसा क्रिकेट होना चाहिए. तो क्या इससे फ़र्क आता है डिसिप्लिन से? कैसे क्रिकेट रहता है? नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ तक फ़ौज का सवाल है, हमारा एक इकोसिस्टम है. कई मायनों में हम इंसुलेट रहते हैं जो समाज में क्या चल रहा है, और मेरे ख्याल से एक तरीके से अच्छी बात भी है. तो जब हमारे, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो और कोई भी गेम हो, हमारे हिसाब से इट इज़ ए टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, इट्स ए टेस्ट ऑफ डिसिप्लिन. और हम जब भी कोई गेम खेलते हैं एट वॉट एवर लेवल, तो जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, जो एक किसी भी गेम में या ज़िंदगी में हमारे को जो वैल्यू सिस्टम होता है, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे वो और किसी तरीके की गलतियां हो, वो हम ना करें. ऐसा जीवन में भी होना चाहिए, और ऐसा हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स फील्ड पर भी ऐसा ही हो. और अगर हम ऐसा स्पोर्ट्स फील्ड पर कर पाएँ तो मेरे ख्याल से हम जीवन में भी कर पाएंगे. तो आर्म फोर्सेस का यही एक मोटो रहता है. कर्नल सुशील तंवर हरिनी, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए. मेरा सवाल ये है कि मीडिया का कितना योगदान है क्रिकेट को भारत का धर्म बनाने के लिए? धर्म तो मुझे पता नहीं, पर आई थिंक मीडिया का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि मीडिया, आप ने कहावत सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है. तो कहीं ना कहीं वो मीडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. क्योंकि जब आप IPL होता है या इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो हमारा, आप शायद मैच देखते होंगे 2 बजे जो शुरू होता है, पर हमारा काम 4 दिन पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें बिल्डअप करना रहता है. क्योंकि वो कंज्यूमर देखना चाहते हैं, व्यूवर्स वो देखना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच में तैयारी क्या हो रही है. जैसे मैं आपको बताऊँ, 2011 वर्ल्ड कप का जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला था, जो इंडिया में मोहाली में खेला गया, तो हम लिटरली, मैं सुबह 7 बजे से काम शुरू करती थी और हम चंडीगढ़ पहुँच गए थे 1 हफ्ते पहले. और तब से बिल्डअप चल रहा है, यानी होटल में क्या तैयारी है. और वो काफ़ी बड़ी एक डिप्लोमेटिक इवेंट भी थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे थे, दोनों कंट्री के मिल रहे थे. तो वो जो हाइप है वो लोगों को पसंद है, वो जो राइवलरी है वो लोगों को पसंद है देखना. तो जो लोगों को पसंद है वो हम दिखाते हैं. और कहीं ना कहीं वो प्राइम टाइम न्यूज़ सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती थी, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान चलता था. तो आई थिंक मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि जो, और मीडिया का रोल कैसे डिसाइड करते हैं, हम क्या डिसाइड करते हैं कि ये ऑन एयर क्या जाएगा, एजेंडा क्या होगा. एजेंडा उस हिसाब से होता है कि व्यूअर्स को क्या पसंद है. जब इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है और अगर हम कुछ और बताएं तो व्यूअर्स को इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमारी चैनल से हट जाएंगे, क्योंकि इतनी ऑप्शंस है व्यूअर्स के पास. तो आई थिंक मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. एक पिलर अगर जो क्रिकेट के जो सपोर्ट करती है और प्रमोट करती है, तो 1 पिलर आई 100% थिंक मीडिया है. और वो क्रिकेटर्स को भी पता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी पता है. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो हम दिखाते हैं वही उनसे स्पॉन्सरशिप भी लाते हैं, उनसे वही पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है. तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और आपका सवाल अच्छा था, पर आई थिंक मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल. और एक बात मैं यहाँ पे मीडिया की कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैं माहेश्वर गया था. तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, शायद 8-9 साल का होगा, वो मूंगफली बेच रहा था. तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं. तो उसने मुझे बोला कि मैं कबड्डी प्लेयर बनना चाहता हूँ. तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माहेश्वर में एक बच्चा जो मूंगफली बेच रहा है वो कबड्डी प्लेयर बनना चाहता है. मैंने उससे पूछा कि क्यों. तो वो शाम को जो है कबड्डी प्रो लीग का मैच देखता था रोज़. तो उसको मैच देख देख के उसको इतना उसमें इंटरेस्ट आ गया कि अब वो एक कबड्डी प्लेयर बनना चाहता है. तो इसीलिए मेरे ख्याल से मीडिया का, जैसे हरिणी जी कह रही हैं, मीडिया जो दिखाता है लोग देखते हैं, उसको एसिमिलेट करते हैं, और इसीलिए उनका रोल शायद ज़्यादा है. वो जो दिखता है वो बिकता है. और मीडिया हीरो भी बना देती है और कभी कभार ज़ीरो भी बना देती है. तो वो डबल एज स्वॉर्ड है, पर चलता दोनों है. तो मैं लिटचौक की तरफ से, प्रजातंत्र की तरफ से और मृत्युंजय भारत की तरफ से हम तीनों अतिथियों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस खूबसूरत यशवंत क्लब के प्रांगण में क्रिकेट के बारे में बहुत खूबसूरत बातें, बहुत तथ्यपूर्ण बातें की.